आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज जो हम जिस घटना की बात करने वाले हैं, ये ना तो किसी मध्य प्रदेश की है, ना उत्तर प्रदेश की है, ना गुजरात, ना महाराष्ट्र की। ये जो घटना है अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की है, जहाँ पर लगभग 13 लोगों की हत्या हो जाती हैं। और वजह कुछ ऐसी थी जिसको जानने के बाद में आप लोगों की भी हैरानी होगी कि शायद ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं उस्मान सैफी सर के साथ में। जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए मौलाना साहब जैसे ही खड़े होते हैं उसके बाद सफ़ भी तैयार हो जाती हैं। मौलाना साहब कहते हैं कि क्या इजाज़त है, तो इजाज़त लेने के लिए जब मौलाना साहब ने पीछे को मुड़ के देखते हैं तो पीछे से कोई आवाज़ नहीं आती। आवाज़ आनी थी कि घर के ही किसी वारिस की, लेकिन घर का कोई वारिस था ही नहीं। तभी पीछे से आवाज़ आती है कि यहाँ अभी उनका जो बेटा है वो बेटा दिखाई नहीं दे रहा है। और देखते ही देखते मौलाना साहब कहते हैं कि थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं। और इंतज़ार किया जाता है बहुत देर तक, लेकिन वो लड़का दिखाई नहीं देता, आता ही नहीं है। और जनाजे की नमाज तैयार थी। मौलाना साहब कहते हैं कि अब इंतज़ार नहीं होता, घर का कोई और सदस्य हो तो फिर इजाज़त दे सकता है। घर के परिवार के कोई और सदस्य थे, खानदान के, उन्होंने कहा कि ठीक है आप पढ़ाइए। जनाजे की नमाज हो जाती है। नमाज होने के बाद फिर सुपुर्द खाक हो जाता है। लेकिन इसके बाद फिर पुलिस को कोई व्यक्ति जाता है और जाकर बताता है कि साहब जो फला व्यक्ति खत्म हुआ है उसका बेटा अपने बाप के जनाजे में ही नहीं आया। आखिरकार कुछ तो बात है, आप इस मामले की जांच पड़ताल क्यों नहीं कराते। पुलिस ने जब ये बात सुनी, इस मामले की जांच पड़ताल कराई, तो पता चलता है कि एक दो नहीं बल्कि 13 कत्ल हुए थे। और 13 कत्ल की गूंज न केवल उस मुल्क में थी बल्कि पूरे दुनिया में फैल जाती है। इस घटना का जो राज निकल के सामने आता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार कत्ल की ये वजह हो सकती है। दरअसल एक लड़की जो अपने ही सगे चचेरे भाई से प्यार कर बैठती है, उसी से शादी करने की जिद पर अड़ जाती है और देखते ही देखते एक दो नहीं 13 कत्ल हो जाते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। पाकिस्तान का एक सिंध प्रांत है और सिंध प्रांत का ही एक जिला लगता है खैरपुर। खैरपुर का थाना है बराड़ी जटोई और बड़ारी जटोई का एक गांव लगता है हैबत खान ब्रोही। दरअसल बात कर रहा हूं 17 अगस्त 2024 की शाम का ये वक्त हो रहा था। एक लड़का अपने अब्बू से कहता है कि अब्बू मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूं, और लेकिन आप एक बात का ध्यान रखना, जो ताऊ जी हैं आप उनके घर पर बिल्कुल भी खाना खाने के लिए मत जाना और किसी को भी यहाँ से भेजना मत। बस ये कहकर वो घर से निकल जाता है। निकलने के बाद जो उसके अब्बू होते हैं, जिनका नाम असगर होता है, जब खाने का वक्त होता है तो वो अपने बेटे से, अपनी अहलिया यानी कि बीवी से कहते हैं कि इसके भाई के यहाँ पर खाना खाने के लिए चलना है, चलो। उसकी माँ और उसका भाई कहता है कि भाई तुम मना करके गया है फिर भी तुम जा रहे हो। वो कहते हैं कि वो तो हमेशा ऐसे ही टेढ़ी मेढ़ी बातें करता है, कभी सीधी बात करता ही नहीं है। अगर उसका कहना माना जाए तो गांव के आधे लोगों से बात खराब हो जाएगी, इसलिए खाना खाने के लिए चलते हैं। वो अपनी बीवी बेटी को लेकर सीधे पहुंच जाते हैं अपने ही भाई के घर पे। खाना तैयार था, स्वादिष्ट खाना था। खाना खाने के बाद वहां से वो घर पर आए थे कि इसी बीच में चीख पुकार मच जाती है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ये चीखने की आवाजें, ये रोने की आवाजें आ कहां से रही हैं। दरअसल दो घर होते हैं, एक घर तो होता है गुलबेग का और दूसरा घर होता है असगर का। असगर जो अभी खाना खाने के लिए गया था, और देखते ही देखते हालत ज्यादा खराब हो जाती है। किसी को उल्टी हो रही है तो कोई बेवजह रो रहा है। गांव के लोगों ने तुरंत ही तत्काल प्रभाव से इन सबको इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद खैरपुर एक सिविल हॉस्पिटल होता है, वहां लेके जाते हैं। जैसे ही सिविल हॉस्पिटल में इनको भर्ती कराया जाता है, वहां पर डॉक्टर उपचार करना शुरू कर देते हैं। एक ही खानदान के, एक ही परिवार के 13 सदस्य थे जिनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे स्थिति और नाजुक होने लगती है। कुल मिलाकर रात जैसी आगे चढ़ रही थी, इसी बीच में खबर आती है कि 2 लोगों की मौत हो चुकी है। यानी कि एक तो असगर की मौत हो चुकी है और असगर का जो भतीजा होता है, गुलबेग का बेटा जिसका नाम दिलदार होता है, उन 2 की मौत हो जाती है। ये खबर गांव में फैल जाती है। गांव के लोग बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अभी तो सब कुछ ठीक ठाक था, ये कि अचानक हुआ क्या है। गांव में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। कोई तो कह रहा था कि शायद खाने में कुछ गिर गया है, कोई कुछ कह रहा है कि शायद पॉइजन फैल गया है खाने के अंदर। तमाम तरह की बातें थी। दिन निकल आता है और दिन निकलते निकलते ये 18 अगस्त 2024 का वाकया था। अब 13 सदस्यों में से 7 सदस्यों की मौत हो चुकी है। अब जैसे जैसे ये मौतों की संख्या बढ़ रही थी, वैसे वैसे सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, हर जगह ये खबर फैलनी शुरू हो जाती है कि सिंध प्रांत का जिला खैरपुर का गांव लगता है हैबत खान
ड्रॉ हुई, वहां पर इस तरह से कुछ खाना खाया था और खाना खाने के बाद परिवार के सदस्यों की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी और तबीयत बिगड़ने के बाद आखिरकार उसमें से 7 लोगों की मौत हो जाती है। डॉक्टर इलाज करने पर मजबूर थे, कोशिश कर रहे थे बचाने की, लेकिन डॉक्टरों की कोशिश नाकाम हो रही थी। वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे मरने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही थी और देखते ही देखते अगली तारीख आते आते 13 सदस्यों को यहाँ पर एडमिट कराया गया था इलाज के लिए, उपचार के लिए, लेकिन 13 के 13 सदस्यों ने दम तोड़ दिया। 13 के 13 सदस्य मर जाते हैं। अब इस परिवार में एक लड़की बसती है, उस लड़की का नाम शाइस्ता होता है। अब शाइस्ता भी परेशान थी अपने पूरे घर वालों को के मरने के बाद। कुल मिलाकर अगर हम परिवार के सदस्यों की संख्या ज्ञात करते हैं तो एक गुलवेग है, उसकी बीवी गुलजादी है, साथ ही उसकी एक बेटा है मंजूर, उसका दूसरा बेटा है दीवर, तीसरा बेटा है दिलदार, उसकी एक बेटी है खातून समीना हजियानी मरियम। इस गुलबेग के 8 बच्चे हैं, वो मर चुके हैं, उसकी बीवी मर चुकी है। कुल मिलाकर 10 ये हो जाते हैं। जो उसका भाई होता है असगर, उसका बेटा मोहम्मद बख्श और शहजादो, 13 सदस्य होते हैं, 13 सदस्य मर जाते हैं। और शमीउल हक होते हैं इस खेरपुर जिले के एसएसपी। वो इस मामले को लेकर बड़े सजग थे, सतर्क थे। तभी वो कहते हैं कि भाई इसमें जो मरने वाले हैं इनका पोस्टमार्टम करा ली जाए ताकि ये पता चल सके कि आखिरकार मरने की वजह क्या है। लेकिन गांव वालों को जैसे ये बात पता चलती है कि इनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा, इनकी मिट्टी खराब की जाएगी, इनके शरीर को फाड़ा जाएगा, उनके शरीर को देखा जाएगा, तो क्या फायदा इन सब से। जो अल्लाह को मंजूर था वो सब हो चुका है। जब ये वाली बात गांव वाले जिद करने लगते हैं पुलिस वालों के सामने, तो पुलिस वाले कहते हैं एक काम करो, कम से कम 2 लाशों का तो पोस्टमार्टम कराई दो, ये देखने के लिए आखिरकार वजह क्या है। 2 लाशों का गांव वालों की बिना परमिशन के, हालांकि मुकदमा तो दर्ज कर ही लिया गया था पुलिस वालों की तरफ से, अब 2 का पोस्टमार्टम कराया जाता है तो उससे पुष्टि हो जाती है कि कोई ना कोई जहरीला पदार्थ है और उस जहरीले पदार्थ की वजह से ही मौत हुई है। अब पुलिस ने बाकी और जो सदस्य होते हैं, फिर उसके बाद गांव वालों को सूचना दी जाती है कि कोई ऐसा पदार्थ खाया है इन्होंने जिसकी वजह से इनकी मौत हो जाती है, इसलिए प्रत्येक लाश का पोस्टमार्टम कराना बहुत जरूरी है। अब ये जांच का विषय बन जाता है, सभी का पोस्टमार्टम कराया जाता है, बाकी जो शव होते हैं वो परिवार को दे दी जाते हैं और सुपुर्दे खाक कर दिए जाते हैं। फिर मुखबिर की तरफ से एक सूचना मिलती है कि इस परिवार की एक बेटी है जिसका नाम शाइस्ता है, शाइस्ता बची है। जब ये बात एसएसपी तक पता चलती है तो एसएसपी अपने जो अधीनस्थ होते हैं, अपने जो डीएसपी होते हैं, साथ ही एसएचओ होते हैं और महिला थानेदार होती हैं, उनके पास तक सूचना भिजवाते हैं। कहते हैं कि शाइस्ता को एक बार पूछो, इससे बातचीत करो कि क्या ये हुआ था उस दिन। वो बताती है कि अच्छा खासा खाना बनाया था, उसने आटा गूंदा था, सारा काम उसने किया था और उसने खाना भी खाया था, लेकिन उसकी तबीयत खराब नहीं हुई। बाकी घर के परिवार के सभी सदस्यों की तबीयत खराब हो जाती है। अब पुलिस को लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दाल में काला है, लेकिन पुलिस इससे पहले कि कुछ कर दी, पुलिस ने जो बिसरा रिपोर्ट थी वो जांच के लिए सुक्कूर एक जगह लगती है, वहां पर उसकी प्रयोगशाला है। प्रयोगशाला में ये जांच के लिए जब रिपोर्ट भेजी जाती है तो 10-15 दिन जब बीत जाते हैं तब ये रिपोर्ट सामने आती है। उससे पता चलता है कि कोई ऐसा केमिकल होता है जिसको खेती में इस्तेमाल किया जाता है, कृषि में इस्तेमाल किया जाता है, उस केमिकल का इस्तेमाल खाने में किया गया था, जिसकी वजह से परिवार के 13 सदस्यों की मौत हो जाती है। तभी मुखबिर पुलिस के पास आता है और आने के बाद कहता है कि साहब, जिस दिन असगर का सुपुर्दे खाक किया गया था, उनका इंतकाल हुआ था, उनके जनाजे के लिए जब मौलाना साहब खड़े होते हैं, कहते हैं कि जनाजे की नमाज के लिए इजाजत है कि नहीं है। उस वक्त उनका बेटा अमीर बख्श होना चाहिए था मौके पर, लेकिन अमीर बख्श मौके पर था ही नहीं। उसके इंतजार में जनाजे के लिए काफी देर खड़े रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं, लेकिन वो आता नहीं है। तब परिवार या खानदान के और सदस्य इस बात की इजाजत देते हैं कि कोई बात नहीं, उनका बेटा यहाँ नहीं है, तो हम इस बात की इजाजत देते हैं, मौलाना साहब आप जनाजे की नमाज पढ़ाइए ताकि सुपुर्दे खाक कर दिया जाए। जब ये बात एसएसपी को पता चलती है तो एसएसपी को लगता है कि इस मामले की पड़ताल होनी चाहिए, यानी कि शमीउल हक की। अब शमीउल हक ने सीधा कोर्ट की तरफ रुख करते हैं और कोर्ट की तरफ रुख करने के बाद कहते हैं कि जो उनकी बेटी एक मात्र बच्ची है जिसका नाम शाइस्ता होता है और अमीर बख्श जो बच्चे हैं, इनको रिमांड पर लेने के लिए जब कोर्ट में अपील की जाती है तो कोर्ट इन्हें 4 दिन की इजाजत दे देता है कि आप 4 दिन तक इनसे पूछताछ कर सकते हैं, इनसे बातचीत कर सकते हैं और उसके बाद फिर जो बात है आप बताइए, लेकिन इनसे कोई सख्ती नहीं होनी चाहिए। जैसे कोर्ट हमेशा इस तरह का आदेश देता है। कई बार पुलिस 3rd डिग्री का इस्तेमाल करती है, जबरदस्ती करती है, तो उन्होंने कहा कि कोई जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। वैसे भी इनके परिवार के 13 सदस्य खत्म हो चुके हैं और बाकी लोगों को इस बात का पता चलेगा तो ये बड़े अफसोस की बात होगी। कुल मिलाकर पुलिस ने इन दोनों को हिरासत में लिया, हिरासत लेकर इनसे पूछताछ करते हैं। पूछताछ में जब इनसे अलग अलग सवाल जवाब किए जा रहे थे तो ये जवाब देने में थोड़ा कतरा रहे थे, खासकर जो लड़की होती है शाइस्ता ने जवाब देने से कुछ जब इधर उधर की बातें करने लगती है तब शाइस्ता के प्रति थोड़ा सख्त रुख अपनाया जाता है और जब वो बताती है, जब वो खुलासा करती है तो उस खुलासे से सभी को बड़ी हैरानी होती है। दरअसल वो बताती है
कि ये लड़की अपने ही भाई से यानी कि अपने ही चाचा के बेटे से बेइंतहा प्यार करती थी। जब इस बात का उस लड़की के माँ और उसके अब्बू को ये पता चलता है तो इन दोनों ने ऐतराज करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि शादी होगी हमारी मर्जी से होगी, तुम अपनी मर्जी नहीं चला सकती। लेकिन लड़की शाइस्ता जिद पर अड़ जाती है, अपनी अम्मी और अब्बू से कहती है कि शादी होगी तो इन्हीं से होगी, नहीं तो किसी से नहीं होगी। और इस बात को लेकर परिवार में विवाद भी होने लगता है। हालांकि जो आमिर बख्श होता है उसका भाई, वो कहता है कि यहाँ से भाग चलते हैं, कहीं जाकर रहेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। वो कहती है कि हम क्यों ऐसी जेलों वाली जिंदगी जिए, हम तो आराम से खुले आसमान की तरह रहेंगे और खुले जिंदगी जिएंगे। अगर इन्हें कोई दिक्कत आएगी तो इन्हें आनी चाहिए। तभी वो कहती है कि कुछ ऐसा इंतजाम करो जिससे जहरीला पदार्थ वगैरह कुछ मिले, ताकि मैं परिवार के लोगों को सबक सिखा सकूं। इसलिए जो असगर का बेटा होता है आमिर बख्श ने आखिरकार कुछ पैसे का इंतजाम करने के बाद वो एक ऐसे जहरीले पदार्थ का इंतजाम करता है जिस जहरीले पदार्थ को उस लड़की को लाकर दे दी जाता है। और उस लड़की ने ये बना लिया था इरादा कि कब उसको, यानी कि 17 अगस्त 2024 को वो खाने में जहर मिलाकर देने वाली थी। और इसके लिए उसने ये जानकारी रखती ही थी। तब उसके जो असगर का बेटा होता है आमिर बख्श अपने घर से निकलता है। निकलते हुए कहता है कि मैं घर से बाहर जा रहा हूं। अपने अब्बू से कहता है, अपने परिवार के बाकी सदस्यों से कहता है कि आप घर पे मत जाना खाना खाने के लिए, क्योंकि वो जानता था कि आज कुछ होने वाला है। लेकिन उसके अब्बा ने उसकी बात सुनी ही नहीं और वहां पहुंच जाते हैं और खाना खा लेते हैं। दरअसल कई साल पहले इन दोनों को आपस में एक दूसरे से प्यार हो जाता है, एक दूसरे के बहुत नजदीक आते हैं। जानकारों की या मीडिया कर्मियों की माने या मीडिया रिपोर्ट की माने तो ये एक दूसरे से ये फिजिकल रिलेशन भी इनके बन चुके थे और ये इसलिए उनके बहुत करीब आ चुके थे और शादी करना चाहते थे। लेकिन परिवार के लोग इस रिश्ते को मंजूरी नहीं दे रहे थे और इसलिए इन्होंने प्लान बनाया कि क्यों ना पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाए। उस लड़की ने अपने 8 बहन भाइयों को मारा, उस लड़की ने अपने पिता, उसने अपनी माँ को मारा, साथ ही अपने चाचा को, अपनी चाची और अपने चचेरे भाई को मार दिया। 13 सदस्यों को मारकर फिलहाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज दिया। पुलिस अभी इस मामले की और भी जांच कर रही है। 6 अक्टूबर 2024 को लड़की को गिरफ्तार किया जाता है। साथ ही इस घटना से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनको भी जेल भेजने की पुलिस तैयारी में जुटी हुई है, ताकि कहीं और कोई इसमें शामिल तो नहीं है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। इस तरह की बुनियाद पर रखे हुए रिश्ते कभी कामयाब नहीं होते और वैसे भी वो भाई बहन थे, इसलिए शायद इसके अम्मी उसके अब्बू को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, लेकिन उन्होंने जिद। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है और ऐसी हरकतों से परहेज करें और ज़्यादातर अपने बच्चों पर ध्यान दें, गलत कामों से बचाएं। तब तक के लिए आदाब, शुक्रिया, धन्यवाद।